किसान साथियों, धान की रोपाई करने से पहले ये 10 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना है ताकि धान में इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएँ। पिछली कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं दोहरानी है, कौन कौन सी ऐसी बेसिक बातें हैं जिनका ध्यान देना है और क्या क्या आवश्यक होता है हमें अपने धान की फसल में करना जो हमें धान में अच्छा उत्पादन दे सके। तो आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे, 10 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहली महत्वपूर्ण आवश्यक बात आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी होता है स्वस्थ नर्सरी लगाना। अब स्वस्थ नर्सरी लगाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान देना है। स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छे बीज होने चाहिए, बीज को शोधित करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। जो किसान साथी अभी भी नर्सरी नहीं डाले हैं वो किसान साथी बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करें और बीज को उस घोल में 24 घंटे तक भिगो के रखें। उसके बाद जब नर्सरी डालें तो कोशिश करें कि शाम के समय नर्सरी में जो हम बेड बनाते हैं उसमें बीज की बुआई करें, ताकि दिन के समय गर्मी ज़्यादा होने से जो हमारा अंकुरण होता है काफ़ी नाजुक होता है, तो उसके ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देके आप भी एक स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में भी हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है, तो इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो बनाई हुई थी जिसमें हमने बताया हुआ है कि आप एक नर्सरी तैयार करते समय कौन सी 5 बातें आपको ध्यान देना है। आज हम रोपाई करने से पहले क्या क्या ध्यान देना है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो अच्छी नर्सरी तैयार करना है। अच्छी नर्सरी तैयार करके आप 10% तक धान की फसल में पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको एक बात का ध्यान और देना है कि जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो औसतन 21 से 25 दिन का समय अच्छा होता है, लेकिन कई बार 25 से 30 दिन पे भी आप मोटा मान के चलिए कि हाँ 20 दिन से लेके और 30 दिन के अंदर जो नर्सरी आपकी तैयार हो जाए उसको हम अच्छा मान सकते हैं। अब कई जगह पे उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है तो इससे देर में भी तैयार होती है, लेकिन एक अच्छी नर्सरी, एक स्वस्थ नर्सरी 20-25 दिन में तैयार हो जाती है। तो औसतन 25 दिन के पौधे की रोपाई करना होता है। और नर्सरी की जब आप पौधे की रोपाई करें उससे पहले हमें नर्सरी को उखाड़ना पड़ता है। तो नर्सरी को निकालने के लिए जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले आपको नर्सरी वाले खेत में सिंचाई करना है, पानी लगाना है, ताकि जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। अगर जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा तो आपकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और पौधा रिकवर होने में उतना लंबा समय लगाएगा। इसके अलावा पौधा उखाड़ने के बाद जल्द से जल्द पौधे की रोपाई कर देना चाहिए। जितना देर तक पौधा बाहर रहता है उतना देर तक आपके पौधे में क्या होता है कि जड़ों को नुकसान पहुंचता है, जड़ें सूखने लगती हैं और पौधे में पीलापन भी आ जाता है। तो पौधे को आप उखाड़ने के बाद थोड़ा पानी वाली जगह पे रखें, थोड़ा छायादार जगह पे रखें तो बेहतर रहेगा। तो ये बेसिक बातें होती हैं जिनका ध्यान देना है। और पौधा उखाड़ने से पहले सिंचाई आपको अवश्य करना है ताकि आपके फसल में पौधे को जो नुकसान होता है वो कम हो। इसके अलावा अब बात करते हैं कि रोपाई करने से पहले हमें खादों का इस्तेमाल कैसे करना है। पहले नंबर पे हमने जाना नर्सरी कैसे स्वस्थ तैयार करनी है। दूसरे नंबर पे हमने जाना कि नर्सरी उखाड़ने से पहले आपको सिंचाई करना है। नंबर 3 पे हमने रखा है डीएपी का जो हम इस्तेमाल है वो कैसे करें। हालांकि इसके ऊपर भी हमने वीडियो डाल दिया है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करने वाले हैं तो या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद, अगर आप फास्फोरस की पूर्ति नहीं करेंगे तो पौधे में जड़ों का विकास नहीं होगा। तो फास्फोरस की पूर्ति आपको पौधा रोपाई करने से पहले ही करना होता है। अगर आप रोपाई करने के बाद फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालेंगे तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है, फास्फोरस जो स्थिर तत्व होता है, ज़्यादा आपका ये मतलब ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। तो अगर आप ऊपर से डालेंगे तो ऊपर रह जाएगा, नीचे से डालेंगे तो नीचे रह जाएगा। इसीलिए आपको इसका इस्तेमाल जो है वो अंतिम जुताई के समय ही कर देना चाहिए। जब आप खेत तैयार करते हैं रोपाई के लिए तभी आपको डाल देना चाहिए। डीएपी आपको कितना डालना है इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। फिलहाल मोटा अगर हम आंकड़े की बात करें तो डीएपी आपको डालना होता है लगभग आपको 30 किलो से लेके 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 30 किलो उस वैरायटी में डालिए जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं और 40 किलो थोड़ा देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना होता है। डीएपी की पूर्ति करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की पूर्ति होती है। बात करते हैं नंबर 4 पे हमने क्या रखा है। तो नंबर 4 पे हमने रखा है यूरिया हमें कब डालना चाहिए।
धान की फसल में यूरिया आपको 3 बार कम से कम डालना है। आप चाहें तो ये कई भागों में बांट के भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार आपको यूरिया देना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय या रोपाई से 1 सप्ताह के भीतर। अब रोपाई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं तो आप 1 सप्ताह के अंदर भी यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होता है तो आपको रोपाई के समय ही यूरिया देना पड़ेगा। तो यूरिया की बात की जाए तो यूरिया आपको कितना कितना देना है ये भी आप जान लीजिए। धान की रोपाई के समय अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया की मात्रा रहेगी लगभग 16 किलो। अगर आपकी कम दिन वाली वैरायटी है तो 15-16 किलो। अगर आपकी देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 20 किलो यूरिया आपको देना होता है रोपाई के समय या 1 सप्ताह के भीतर अगर आप डीएपी या एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो। अब यहाँ पे किसान साथियों अब जानते हैं दूसरी बार कितना डालना है। तो दूसरी बार आपको यूरिया डालना है रोपाई के 25 से 30 दिन पे। अगर धान की वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25 दिन पे यूरिया डालिए 30 किलो। देर से तैयार होती है तो 25 से 30 दिन पे यूरिया डालिए 40 किलो। वहीं अगर आप अंतिम मात्रा के बारे में जानें तो 40 या 45 दिन पे आपको यूरिया देना है। कम दिन वाली वैरायटी में 30 किलो, यानी 30 से 40 किलो यूरिया आपको देना होता है। 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में लगभग 40-45 दिन पे, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 45 से 50 दिन पे यूरिया 40 किलो आपको देना होता है रोपाई के बाद। तो यहाँ पे हमने 3 भागों में बांट के आपको बता दिया। 50 दिन के अंदर समस्त यूरिया डाल देना है। जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें आप 40 दिन के आसपास या 45 दिन तक यूरिया जो है इस्तेमाल कर दीजिए। कोई वैरायटी अगर बहुत जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन के अंदर ही उसमें समस्त दानेदार खादों का इस्तेमाल आप कर दीजिए। यूरिया की बात हो गई, डीएपी की बात हो गई, लेकिन हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम पोटास की पूर्ति नहीं करते हैं। धान की हमारी मिट्टी में पोटास की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप जांच नहीं करवा पाते हैं तो जो मात्रा बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूं। पोटास जो एमओपी पोटास आता है 60% वाला, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पोटास बहुत सारे किसान साथी 2 हिस्सों में बांट के धान की फसल में डालते हैं। हम ही यही तरीका आपको बताएंगे। तो पोटास आपको डालना है अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है, जल्दी का मतलब 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है, तो 11 किलो पोटास रोपाई के समय जब आप डीएपी डालते हैं तब डालिए। अगर मान लीजिए कोई वैरायटी 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती है तो उसमें पोटास आपको 20 किलो डालना है रोपाई के समय जब आप डीएपी डालते हैं तब। इसके अलावा अंतिम पोटास आपको कब डालना है? रोपाई के 40-45 दिन पे या 50 दिन के भीतर। आपको कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40-45 दिन पे आपको एमओपी पोटास 60% वाला लगभग 12 किलो डालना है। कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो यहाँ पे आपको 50 दिन के अंदर पोटास 20 किलो डालना होता है। मतलब कुल मात्रा की अगर हम बात करें तो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको कुल पोटास 40 किलो देना है। 20-20 किलो 2 हिस्सों में बांट के देना है। 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो आपको देना है लगभग 50 दिन के अंदर। और अगर कोई वैरायटी देर से नहीं तैयार होती है, जल्दी तैयार होती है 120 दिन से कम दिन में, तो उसमें आपको कुल पोटास कितना डालना है? लगभग 23 किलो के आसपास। तो 23 किलो पोटास में से 11 किलो पोटास आप डाल देंगे रोपाई के समय और लगभग 12 किलो पोटास आप डाल देंगे 40 से 45 दिन के आसपास। तो हमने यहाँ पे पोटास की मात्रा आपको बता दी, डीएपी की मात्रा बता दी और यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा बता दी। अब नंबर 6 पे जो हमने पॉइंट रखा है वो है जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम रोपाई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे। अब फास्फोरस और जिंक सल्फेट जो आता है एक साथ हम यूज नहीं कर सकते। हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है, पिछले साल भी बनाया हुआ था। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों तत्व आपस में मिलके एक नया तत्व बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जिंक फास्फेट। ये एक अघुलनशील तत्व होता है और हमारे पौधे केवल घुलनशील तत्व को ही ग्रहण कर पाते हैं। अघुलनशील तत्व भोजन के रूप में हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं। अब ये जब अघुलनशील हो जाएगा मतलब मिट्टी में आपका जिंक भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा, लेकिन वो पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी भी आपको जिंक सल्फेट के साथ जो है फास्फोरस वाली कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करना, ना ही मिट्टी में ना ही स्प्रे विधि से। तो यहाँ पे क्योंकि हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद हमें रोपाई के समय देना आवश्यक होता है,
तो जिंक की पूर्ति या तो आप रोपाई के 20 दिन के बाद करिए। 20 दिन के बाद आप जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला 5 से 7 किलो, या जिंक सल्फेट 21% वाला 8 से 10 किलो डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बढ़िया तरीका है जिंक का आप स्प्रे कर दीजिए, जिसमें उसका लाभ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे स्प्रे कैसे करना है। फिलहाल अगर आप मिट्टी में ही जिंक डालने वाले हैं तो जब आप यूरिया डालते हैं 20-25 दिन के आसपास, तब उसी यूरिया के साथ जिंक सल्फेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिंक आपको नहीं डालना है। नंबर 7 पे हमने रखा है, हम रासायनिक खादों का तो अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ हम जो हमारी जो देसी खादें होती है उसका इस्तेमाल हमने करना बंद कर दिया है। अगर आप भी धान में पिछले 2-3 साल में उत्पादन में आपकी कमी देखी गई है तो आप एक काम करिए, आप इस साल गोबर खाद का इस्तेमाल करिए। गोबर खाद के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गोबर खाद में बहुत सारे अपने आप में, जैसे हमारे शरीर के लिए, जैसे हम गाय का दूध या फिर भैंस का दूध पीते हैं तो दूध में मतलब एक हिसाब से लगभग सारे तत्व जो हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो उपलब्ध होते हैं। ठीक उसी तरह से गोबर खाद में भी पौधे के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता पड़ती है लगभग सभी पोषक तत्व गोबर खाद में उपलब्ध होते हैं। इसमें NPK होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी उपलब्धता गोबर खाद में पाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। कम से कम 2-3 साल में एक बार इसका इस्तेमाल करिए। ये खाद लंबे समय तक काम करती है। ऐसा नहीं कि आपने आज डाला और 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक या 1 महीना तक काम करेगी। लंबा काम करती है, मिट्टी में सुधार करती है, जैविक क्रियाएं अच्छे से होती हैं, कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता हमारी मिट्टी में बढ़ती है, जिससे मिट्टी में भी भुरभुरापन आता है। आजकल क्या होगा कि हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह काफ़ी सख्त हो गई है, जिससे पौधे में जड़ विकास की समस्या होने लगी है और उत्पादन में कमी आने लगी है। तो आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन हाँ आप गोबर खाद वगैरह का इस्तेमाल अगर आप 2-3 साल में एक बार करते हैं तो आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी। अगर आप नहीं डालते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ यही 10-5 साल बाद आप भले ही कितना उसमें रासायनिक खाद, यूरिया, DAP डाल दीजिए, उत्पादन आपको कम मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान देना है। गोबर खाद का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि रोपाई के समय, रोपाई करने के बाद आपको एक चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, वो है खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारे फार्मूले आते हैं। जैसे आप पिटलाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 50% EC में जो आता है, इसकी 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। रोपाई के 24 से 72 घंटे के भीतर इसका इस्तेमाल, यानी 3 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। बालू में मिला के आप इसका जो है पूरे खेत में आपको जो है इस्तेमाल करना होता है। पानी भरा रहे, इस बात का आपको ध्यान देना है। खेत में 2-3 दिन तक पानी भरा होना चाहिए। तो ये दवा भी आप डाल सकते हैं। दूसरे भी बहुत सारे फार्मूले आते हैं। फिलहाल पेट्रोलाक्लोर भी एक अच्छा फार्मूला है। पेट्रोलाक्लोर की बहुत सारी दवाएं जैसे क्रेज हो गया, रिफीट हो गया, ये सब आती हैं। तो जो भी आपको भरोसेमंद लगे उसका इस्तेमाल करिए। खरपतवार का जमने से रोकने वाली दवा हम रोपाई के 3 दिन के भीतर ही इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है ग्रोथ प्रमोटर की। तो रोपाई के समय या रोपाई से 10 दिन के अंदर हमें ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना होता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भरोसेमंद की बात की जाए तो आपके जिसके ऊपर भरोसा हो उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन फ़िलहाल इफ़को की आती है सागरिका। सागरिका का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सागरिका में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आजकल इनकी कमी से भी उत्पादन में कमी देखी गई है। तो अगर आपको भरोसा है तो आप इस्तेमाल करिए। बेहतर बहुत सारे किसान साथी इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, कोई दूसरी कंपनी की हो, लेकिन हाँ अच्छे ब्रांड का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्केट में नकली चीज़ों की भरमार है और इफ़को कंपनी द्वारा तैयार की जाती है सागरिका, तो हम थोड़ा सा भरोसा तो कर ही सकते हैं। अब ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सब कुछ तो आपने कर लिया, बात आती है समय की। ये सारी चीज़ें समय से करना है। समय से रोपाई पे आपको ध्यान देना है। अंतिम नंबर पे हमने यही रखा है कि आपको समय पे विशेष ध्यान देना है। समय से रोपाई करिए, समय से आप पानी लगाइए, सिंचाई करिए, समय से आप खादों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो उसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। आपको उस समय मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ बाद में फ़र्क पड़ता है। तो सब कुछ आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। तो अगर आप भी इन 10 बातों का ध्यान देते हैं, हालांकि वीडियो मैंने बहुत जल्दी बोला है, नहीं तो इससे भी लंबा होने वाला था। तो अगर आप भी इन 10 बातों का ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आप इस साल धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन
ले पाएंगे। धान की फसल में किन किन खादों का इस्तेमाल करना है, अगर आप डीएपी डालते हैं तो इसके ऊपर तो हमने आज की वीडियो में भी आपको बता दिया और एक पहले भी वीडियो डाल दी है। अगर आप एनपीके 12 32 16 10 26 26 14 35 14 या 20 20 0 13 डालने वाले हैं तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।